नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। आज पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली हुई और जिसके बाद जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि राजनीति भी इस रैली के बाद शुरू हो जाएगी। विपक्ष की तरफ से लगातार चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या राजद सुप्रीमो लालू यादव खुद क्यों ना हो, तमाम ट्विटर हैंडल के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के भी माध्यम से बयानों का दौर शुरू हो गया, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब आज चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को एक शंख उनको भेंट स्वरूप दिया गया और कहीं ना कहीं अब ये मायने लगाया जा रहा है कि एनडीए की जो चुनावी शंखनाद है वो उसका प्रारंभ आज पटना के गांधी मैदान से हो गया। और क्या रहा ये पूरे, कितनी सफल रही है रैली, क्या है इसके राजनीतिक मायने, इस पर बात करेंगे। मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी अविनाश जी और अभिषेक मिश्रा है मेरे साथ और उनसे हम जानेंगे कि कितनी सफल हुई ये रैली, क्या रहा विपक्ष के आरोपों में कितना दम है और ये रैली आने वाले समय में बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित करेगी। हम सबसे पहले चलेंगे अभिषेक मिश्रा के पास और उनसे जानेंगे कि इस रैली की कितनी सफलता रही, क्योंकि वो कई दिनों से इस रैली पर नजर बनाए हुए थे, तो उनसे बात करते हैं। आइए मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो अभिषेक मिश्रा की तरफ ले चलें। अभिषेक जी, पहले तो आपका स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। और कितना सफल मानते हैं इस रैली को आप? देखिए, किस राजनीतिक रैलियों को हम लोग सफल असफल ये आकलन बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन एनडीए का यह दावा रहा था कि रैली ऐतिहासिक होगी। और जो लोग बताते हैं, जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है कि भीड़ के लिहाज से आमतौर पर राजनीतिक रैलियों को भीड़ के पैमाने पर ही नापा जाता है। राजनीतिक दल भी नापते हैं और पत्रकार भी नापते हैं, हम भी नापते हैं। तो भीड़ के लिहाज से इस रैली को फ्लॉप नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप जानते हैं कि रैली के बाद ये बिल्कुल संभावित था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि निशाना साधा जाएगा इस रैली पर राजनीतिक विरोधियों की ओर से। और ये सियासत की रवायत है, परंपरा है, निशाना साधना शुरू हो गया है। आपने बताया है, आपने हमारे दर्शकों को बताया भी कि किस तरीके से लालू यादव ने इस रैली को फ्लॉप बताया, निशाना साधा है, तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। दूसरे तमाम जो राजनीतिक विरोधी हैं, एनडीए विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी दल हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। लेकिन दो बात बहुत महत्वपूर्ण है आशुतोष इस रैली को लेकर। पहली बात कि 9 साल बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखे थे। आगे भी आपसे सवाल पूछूंगा। मैं इस डिस्कशन में अविनाश को जोड़ना चाहूंगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अविनाश जी भी मेरे साथ हैं। अविनाश जी, चूंकि हर रैली के बाद जो विरोधी दल होता है, मैं चाहूंगा कि कैमरा सहयोगी आप अविनाश जी पे फोकस करें। जो हर रैली के बाद विरोधी दल कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं कि रैली फ्लॉप हो गई। तो क्या कितना दम है विपक्ष के दावों में कि रैली फ्लॉप हो गई? तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि एकदम ये 1/4 हिस्सा भी नहीं भर पाया। लालू यादव कहें कि इतना तो हम पान की दुकान पे इकट्ठा कर लेंगे। देखिए, यदि कहें कि रैलियों को लेकर के जो बातें फिलहाल विपक्ष के पास अभी क्या मुद्दा है? विपक्ष के पास मुद्दा है पुलवामा हमला, करप्शन और बिहार में जो छोटी मोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसमें नीतीश सरकार को घेरने का। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष किस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेगा। तो इसमें ये बात जरूर है कि रैली के लिए जो दावे किए गए थे एनडीए की ओर से कि ये रैली जो है आजादी के बाद की सबसे बड़ी रैली होगी, जेपी के आंदोलन के बाद। जी हाँ, सबसे बड़ी रैली होगी। लेकिन इस रैली में वो दम नहीं दिखा। आपको बता दें कि पीएम का जो भाषण भी शुरू जब हुआ, स्टार्ट जब हुआ, तो उनके भाषण में भी ज्यादा वो दम दिखाई नहीं दे रहा था। जैसा कि 2013 में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अक्टूबर महीने, सितंबर महीने में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उस समय परोक्ष रूप से विपक्ष के ऊपर वो हमला करते थे। लेकिन इस बार केंद्र में होते हुए भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो उपलब्धियां हैं लोगों को वो बताई, लेकिन विपक्ष के ऊपर जो एक कटाक्ष होता है, एक हमला होता है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बयान जरूर दिया, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो लोग मेरे नाम को गालियां दिलवाया करते थे। बता दें कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस की जो पिछली दफा रैली हुई थी उसमें राहुल गांधी आए थे, उन्होंने नारा लगवाया था कि चौकीदार चोर है, और वो तमाम रैलियों में लगवाते रहते चौकीदार चोर। जी हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चौकन्ना है, आप सावधान हो जाए। तो हाँ, ये जाहिर है कि विपक्ष के पास जो है कोई मुद्दा है नहीं इस चीज को लेकर, तो भीड़ को ही इकलौता बनाया जाएगा, क्योंकि जो दावे तो एनडीए ने ही किए थे कि भीड़ जो है सबसे ज्यादा इकट्ठा करेंगे हम लोग।
तो एक देखिए, इस रैली में चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान की भी आपने भाषण सुना, आप मेरे साथ ही सुन रहे थे, सुशील मोदी और प्रधानमंत्री मोदी खुद, इन तमाम नेताओं का फोकस कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक पे, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पे था, और इसी बहाने वो विपक्ष को घेरने में लगे थे। विकास का भी मुद्दा उतना हावी नहीं लगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल भुनाने की कोशिश करती है, और ये पहली दफा ऐसा नहीं है। बता दें कि पिछली दफा भी कई बार, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, जब भी बॉर्डर पे इस तरह की कोई घटनाएं होती थी तो उस चीजों को जिस टाइम मनमोहन सरकार थी तो वो भी भुलाने की कोशिश करती थी। तो ये तो और भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा, उसके बाद सही सलामत 60 घंटे के भीतर केंद्र सरकार अपनी तो उपलब्धि बताई कि हमने ही ऐसा करवाया। कारण जो भी हो उससे फायदा नहीं होता, लेकिन देश को तो गर्व हुआ कि चलो भैया, केंद्र सरकार में एक ऐसी सरकार है जो हमारे पायलट जो 60 घंटे पाकिस्तान में रहने के बाद सही सलामत बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गए। तो इस चीज को तो भुनाना लाजमी भी है एनडीए को, इसमें कोई दो राय नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सुरक्षा और सेना को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए, एक बार फिर मैं अभिषेक की तरफ जाऊंगा। अभिषेक जी, आप नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे थे कि लगभग 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक मंच पे आए हैं। देखिए, जो नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां कम और अपनी उपलब्धियां ज्यादा बता रहे थे। स्पष्ट रूप से यह देखा जा रहा था कि विरोधाभास है कहीं ना कहीं अंदर खाने। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात, उन्होंने बार बार तारीफ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। यही वो गांधी मैदान था जहां से एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने, आज से लगभग 2013 की बात है, ये 2013-14 की बात की, हुंकार रैली के थ्रू किस तरीके से उस रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हुए थे। तो कितना बदला है एनडीए? क्या ऊपरी मन से गठबंधन है या दिल से ये गठबंधन है? देखिए आशुतोष, जब जो राजनीतिक रिश्ते होते हैं वो हमेशा महत्वाकांक्षाओं की बुनियाद पर खड़े होते हैं। राजनीतिक दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है और कोई बहुत प्रगाढ़ता नहीं होती, कोई बहुत नजदीकी नहीं होती इन रिश्तों में, और ये अक्सर दिख जाता है, खुलकर सामने आ जाता है। आप सीएम नीतीश कुमार के आज भाषण की बात कर रहे हैं जो आज वो मंच पर दे रहे थे। थोड़ा सा इस रैली से फ्लैशबैक में चलिए, उनके भाषण से थोड़ा पीछे जाइए, इस रैली की तैयारियों में जाइए, उसके पहले जाइए। तो जिस तरह से इस रैली की तैयारी की गई थी, पूरे खबरें भी आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही थी, और हमने देखा भी है, हमने समझा भी है कि इस रैली को जेडीयू ने पूरी तरह अपने रंग में रंगने की कोशिश की। इस रैली में भी बड़े भाई, रोकूंगा, कितने सफल हुए जेडीयू अपने रंग में रंगने में इस रैली को? मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके हिसाब से 70% जेडीयू सफल रही है इस रैली को। जो फीडबैक आता रहा है रैली को लेकर, और तमाम तरह से जो जानकारियां, जो खबरें सामने आती रही हैं, तो उसके मुताबिक जेडीयू सफल रही है। इस रैली में बड़े भाई छोटे भाई का खेल हुआ है, और बड़े भाई खुद को साबित करने में सफल रही है जेडीयू। सिर्फ बैनरों पोस्टरों की बात नहीं है। आप जिक्र कर रहे थे, एक सवाल जोड़ देता हूं मैं आपको, फिर आप अपनी बात कहिएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ने तारीफ किया, लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ अपने इस मंच को, ये जो एनडीए का मंच था, संकल्प रैली का मंच, उसको सिर्फ अपने उपलब्धियों बताने में वो लग गए, और कहीं ना कहीं उन्होंने खूब भुनाया इस मंच को अपनी उपलब्धियों बताने में, अपने आप को एक बिहार के एक मास लीडर के तौर पे साबित करने में, नरेंद्र मोदी के पैरेलल में अपने आप को खुद को स्थापित करने में। आपको नहीं लगता कि पूरा मंच का भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने? आशुतोष, आप जानते हैं कि 2019 का चुनाव देश के लिए सेमीफाइनल हो सकता है, बीजेपी के लिए सेमीफाइनल हो सकता है, फाइनल हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल है। 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बहुत समय नहीं है, 1 साल के समय को बहुत कम समय कहा जा सकता है राजनीतिक लड़ाई के लिए, चुनावी राजनीति के लिए। तो 1 साल का समय रह गया है बिहार के विधानसभा चुनाव होने में। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को जब भी कोई मंच मिलेगा, राजनीतिक मंच मिलेगा, तो उसको अपनी सरकार की उपलब्धियों को भुनाना चाहेंगे, भुनाएंगे। और ये नीतीश कुमार की शैली है, उनका राजनीतिक मिजाज है, और इसी तरह से वे इसको भुनाते हैं, बात करते हैं, अपनी योजनाओं की बात करते हैं। तो चूंकि 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो नजर उस चुनाव पर भी है। और कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि ज्यादा सीट हम अपने जो एमपीज हैं, जो प्रत्याशी होंगे, उसको ज्यादा को लोकसभा पहुंचा के कहीं ना कहीं बार्गेनिंग, अगर
बहुमत से चूक जाती है भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएशन कराया जाए, कहीं ये भी तो एक रीजन हो सकता है। ये तो राजनीति की परंपरा ही है, ये तो गणित ही है राजनीति का कि राजनीतिक गणित को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए भुनाया जाता है। न कोई दोस्त होता है राजनीति में, न कोई दुश्मन होता है। जो सीटें अगर ज्यादा आएगी, पूर्ण बहुमत में होगी बीजेपी, तो समझौते की परिस्थिति में नहीं होगी। अभी अब तक केंद्र में कोई मंत्री नहीं है जेडीयू का। ये जरूर है कि अगर अभी पूर्ण बहुमत में कह सकते हैं स्थिति अच्छी है, मजबूत है, पूर्ण बहुमत मिला था तो बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ा बीजेपी को, एनडीए को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आएगी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जेडीयू की सीटें ज्यादा होगी, कमजोर परिस्थिति होगी, बहुमत कम सीटों से बहुमत मिलेगा या बहुमत से पीछे रह जाएंगी, तो जाहिर तौर पर ये तो राजनीति में होता रहा है, अब तो और ज्यादा होता है। बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग होगा और सभी पार्टियां करती हैं, जेडीयू भी करेगी जब उसकी वो ताकतवर स्थिति में होगी तब। चलिए, ये तो अभिषेक का अपना परसेप्शन था, अपनी उनकी ओपिनियन थी, लेकिन मैं एक बार फिर एयर स्ट्राइक पे जाऊंगा और इस पर एक बार फिर अविनाश से बात करते हैं। अविनाश जी, जिस तरीके से दोनों ही नेताओं, जो एनडीए के दो नेता, मैं बीजेपी के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, इन दोनों ने अमूमन इनके भाषणों में समाजवादी मुद्दा होता है, गरीबी का मुद्दा होता है, दलितों का मुद्दा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा वाली भाषण का अंश एक छोटा सा देखने को मिला। मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से उन्होंने एयर स्ट्राइक पे एयर कमांडर की तारीफ की, उन्होंने आतंक के खिलाफ बोला कि आतंक का पूर्ण सफाया होना चाहिए। तो एनडीए के सहयोगी दल भी लगभग अब ये इस मूड में आ गए हैं कि 2019 के चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता? जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिले हैं तो बीजेपी और नीतीश कुमार मिस जेडीयू, तो दोनों की मंशा जो होगी वो एक साथ तो होगी ही। बीजेपी जो कहेगा वो जेडीयू ये तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसको तो एनडीए एक्सेप्ट, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, अगर इस मुद्दे को एक्सेप्ट कर रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले भी एक बात बता दें कि बिहार के भी कई जवान शहीद हुए हैं, बिहार के जो बेटे हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना दुख अन्य राज्यों में अन्य लोगों की मौत के बाद जो दुख हुआ है, उतना ही दुख बिहार के लोगों में भी है। और उस चीज पे मरहम लगाने का जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को दिखेंगे। देखिए, बता दें कि नीतीश कुमार फिलहाल जो है थोड़े से प्रेशर में है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार ज्यादा सीटें ला नहीं पाए और उसका ये नतीजा हुआ कि उन्होंने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। तो इस बार कोशिश उनकी है कि लोकसभा चुनाव में भी अच्छी सीटें लाएं और उन सीटों के ही कारण हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्हें ज्यादा सीटें मिल सके और फायदा मिल सके। एक आखिरी सवाल है कि सीएम नीतीश को, यानी कि जेडीयू को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से फायदा होगा या नीतीश कुमार के चेहरे से बीजेपी वालों को फायदा होगा बिहार में? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार में सीएम बने हुए हैं और नीतीश कुमार की जो छवि है वो उनकी खुद की छवि है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दफा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी का भी चेहरा था, लेकिन साबित क्या हुआ? बीजेपी को क्या फायदा मिला? इससे सरकार तो बनी नहीं। साथ होने से बिल्कुल बीजेपी को फायदा मिलेगा, ना कि नीतीश कुमार की। चलिए, अभिषेक जी, दो बड़ा एनडीए की अगर बात करें तो तीन बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। महागठबंधन को अगर देखें तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं। लालू यादव जेल में है, यानी कि रांची रिम्स में है, तो जुडिशियल कस्टडी में है, इस वक्त सजा काट रहे हैं। कोई इतना मजबूत चेहरा आपको लगता है क्या तेजस्वी यादव में वो दमखम है कि वो इस तीन बड़े चेहरे को परास्त कर दे 2019 के चुनाव में? क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दो एक युवा फेस एक तरीके से हैं। देखिए, दो अलग अलग तरह की बात करूंगा मैं, दो अलग अलग बातें हैं आशुतोष। पहली बात यह है कि बिहार में हाल के दिनों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें महागठबंधन ने जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव, आप जानते हैं, नेतृत्व करते हैं, परोक्ष रूप से कहें, प्रत्यक्ष रूप से कहें, आरजेडी का और महागठबंधन का बिहार में। तो उनके हिस्से ये श्रेय गया कि उन्होंने जीत दिलाई है। तो ये कहने के लिए है महागठबंधन के पास कि पिछले जो चुनाव हुए हैं बिहार में हमने जीत दर्ज की है। लेकिन दूसरी बात यह है कि
जो राजनीतिक अतीत है, राजनीतिक इतिहास है, हाल के वर्षों में आप 2005 से शुरू करें और आज 2019 है, तो बीजेपी जेडीयू जब भी साथ रही है तब बड़ा अंतर रहा है, हराया है आरजेडी को, महागठबंधन को, विपक्ष बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको। क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए थे, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, बीजेपी हार गई 2015 का विधानसभा चुनाव। लेकिन 2005 का विधानसभा चुनाव देख लें, बीजेपी जेडीयू साथ थी। 2010 का विधानसभा चुनाव देख लें, बीजेपी 2010 में तो बिल्कुल अप्रत्याशित बहुमत मिला था। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी मिलता रहा है। क्योंकि हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, आंकड़े मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन आप जानते हैं ये राजनीतिक अतीत है बिहार का। और अब फिर बीजेपी का अपना एक संगठन है, सांगठनिक मजबूती है बीजेपी की, उसका संगठन काम करता है चुनाव के दौरान। और एनडीए का भी, माफ कीजिएगा, जेडीयू का भी जो संगठन है हाल के दिनों में बहुत मजबूत हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी का भी वोट ट्रांसफर, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान का वोट ट्रांसफर होता है, आप ये जानते हैं। और दूसरी चीज है कि बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि हवाओं के रुख को पहचानने में माहिर है रामविलास पासवान। तो अगर थोड़ा मजाकिया लहजे में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि चूंकि रामविलास पासवान एनडीए में है, इसलिए मान के चलिए कि हवा एनडीए की है, लहर एनडीए की है। और संभावित तरीके से भारी पड़ता हुआ एनडीए 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन महागठबंधन को भी कमजोर करके नहीं आंका जा सकता। दिक्कत यही है कि बस वहां महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई चल रही है, सीटों पर पेच उलझा हुआ है। और महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन किया है और अपने द्वारा आके गए राजनीतिक हैसियत के हिसाब से उनको सीटें चाहिए, इस वजह से पेचीदगी ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो रैली है, जो रैली या संकल्प रैली हुई है, ये कितना सफल है या कितना असफल है, इससे कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं महागठबंधन को या विपक्षी दलों को। दरअसल असली मुकाबला तो अब जो चुनाव आने वाले हैं वही होगा। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, जो आम चुनाव है, उसका जो चुनाव परिणाम होगा वही असल में यह बता पाएगा कि कितनी मजबूत या कितनी मजबूती के साथ महागठबंधन ने चुनाव लड़ा या कितनी मजबूत एनडीए का गठबंधन है। बाकी और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे दोनों ही वरिष्ठ सहयोगी और साथ में कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।